Okay, students, today's topic is the last topic of this chapter. It is called pseudo force और fictitious force. ठीक है, हमने इस टॉपिक में pseudo forces को डिफाइन करना है और मैथमेटिकली हमने प्रूव करना है कि pseudo forces जो है वो किस तरह से लेट्स से प्रोड्यूस होती हैं या जनरेट होती हैं, किस तरह से वो क्रिएट होती हैं, उनकी रीज़न क्या बनती है उनके लेट्स से प्रोड्यूस होने की. ठीक है, और उनकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सूडो फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना कि ये क्या चीज़ होती है और इसकी टाइप्स कितनी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज़ डिफाइंड एज that it is a set of mutually perpendicular coordinate axes and a timing device or time coordinate. It is used to measure different parameters of motion of an object or a system. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी जो ऑब्जर्वर है वो किसी और ऑब्जेक्ट की या किसी और सिस्टम की मोशन को ऑब्जर्व कर सकता है. फॉर एग्जांपल इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, या कितना लीनियर मोमेंटम है या कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उसके ऊपर. तो इन तमाम चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने पोजीशन मेजर करनी है तो आपको उसके एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका जेड कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. ठीक है, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने किसी एक ओरिजिन से स्पेसिफाई करना है, मेजर करना है. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे. ठीक है, जिनको आप लेट्स एक्स वाई एंड जेड कहते हैं. अगर आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है तो आपको उसके पोजीशन वेक्टर्स पता होंगे तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट लेट्स से कैलकुलेट कर सकेंगे. सिमिलर गोज फॉर लेट्स से वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको उसका टाइम कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए कि उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट की है और इतने टाइम में की है. दैट मीन्स आपको एक टाइमिंग डिवाइस भी रिक्वायर्ड होगी. आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर कर ली ओरिजिन से, उसके पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस लेके उसको डिवाइड कर दिया आपने उसके टाइम इंटरवल से, जितनी देर में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है. सिमिलर गोज फॉर एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम एंड एवरी अदर फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन. तो क्या है कि आपके पास सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड अ टाइमिंग डिवाइस मेक्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है. ठीक है, कोई जो ऑब्जर्वर एट रेस्ट लेट से ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए, तो वो उनकी गिवन सूटेबल कंडीशंस वो उनकी लेट से वेलोसिटीज में ये कर सकता है या लेट से उनकी डिस्प्लेसमेंट्स में ये कर सकता है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है. तो ये तीन आपके पास ये चीज़, चार नंबर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम. ठीक है, सो दिस सेट बेसिकली मेक्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. किस रेफरेंस से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. अब इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट ईदर स्टेज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये इसकी डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं. बिकॉज इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. हमें ये पता है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से, इवन मैट्रिक से, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो चूंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. अब लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड कैसे होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे वैलिड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है. वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो या तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. ठीक है, अगर ये चीज़ें, ये कंडीशन वैलिड होती हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी और ना ही वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा. अब हम अगर इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेट्स से हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि रेस्ट के ऊपर है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मूविंग कार है, उसमें कोई बुक पड़ी हुई है लेट्स से, तो वो
बुक उस मूविंग कार में रेस्ट पे है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज अटैच्ड टू दैट कार, उसमें वो बुक जो है वो रेस्ट पे है, तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रही है। अब वो रेस्ट पे है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो बुक जहाँ पे पड़ी हुई है वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है, मूव नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। दूसरी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, यानी कि लेट्स से हम किसी कार को मूव करता हुआ देखते हैं, खुद लेट्स से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो फॉर एग्जांपल वो रेस्ट में है, तो एक मूविंग कार को ऑब्जर्व करता है, तो उसकी फ्रेम में वो कार जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी, और चूंकि उसकी यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, और उसके ऊपर आप यहाँ से ये भी कंक्लूड करते हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही, तो अब कहते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम होगी उस ऑब्जर्वर की, जो कि रेस्ट पे उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यानी कि हमने जब उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जर्वर की रेस्ट फ्रेम से देखा तो ऑब्जेक्ट हमें एक्सेलरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या खूबी है कि इसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स के लगने के लिए या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए किसी एजेंसी का होना जरूरी है, कोई काज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो काज अगर आपको अपेरेंट नहीं है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइडियली स्पीकिंग कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं होती, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू सम एक्सटेंट एक्सेलरेटेड होती है। एक्सेलरेटेड से फिर आ जाती है दूसरी डेफिनेशन विच इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ठीक है, या उसमें होल्ड नहीं करता, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज बेसिकली एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसके साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड होगी वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होगी, ठीक है, वेदर इट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, ठीक है, दोनों तरह की मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं रहता। उसकी रीज़न क्या है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो लेट्स से इट इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसमें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में प्लेस किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें जो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा वो इस ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट नहीं फाइंड कर सकता, वो बल्कि इसको देखेगा ऐसे कि उसको ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है वो खुद तो टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता हुआ महसूस होगा विद नेगेटिव एक्सेलरेशन -a, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट चूंकि एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर लाजमी बात है कि उस ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई फोर्स एक्ट करनी चाहिए, तभी एक्सेलरेट कर रहे हैं ना। तो अब ये जो फोर्स अपेरेंटली एक्ट कर रही है लेकिन एक्चुअली अप्लाई होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, एक्ट कर रही होती है, तो उसका कोई ना कोई सोर्स या काज होता है, वो फोर्स कहाँ से आ रही है और उसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेट होता हुआ तो नजर आता है, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई फोर्स अपीयर नहीं हो रही होती कि वो इसको एक्सेलरेट करवा रही है, ठीक है। तो
इसका मतलब है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिहाज से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, एनी फोर्स, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी तो इसको रेस्ट में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने इसको रेस्ट में रखा, तो लेकिन जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि दिस ऑब्जर्वर इज कंक्लूडिंग दैट ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बट वी कैन नॉट लोकेट द सोर्स ऑफ द फोर्स, कि वो फोर्स कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो इनवैलिड हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, और ये फोर्स क्या कहलाएगी, क्योंकि इसका कोई बज़ाहिर कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मौजूद है, ये मतलब एक्सेलरेट करवा रही है ऑब्जेक्ट को, और खुद कहीं से पता नहीं चल रहा इस फोर्स का कि कहाँ से जनरेट हो रही है। इसी तरह की फोर्स को हम एक्सेलरेटेड फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ तो वायलेट हो रहा है वो हमें नजर आ गया। ठीक है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि F इज इक्वल टू ma, वो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो लाजमी बात है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट करवाने के लिए कि वो वायलेट ना हो, उसको वैलिडेट करवाने के लिए हम कहते हैं कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो सो दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वायलेटेड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने के लिए ये फोर्स हम कहते हैं कि एक्ट कर रही है, और दूसरी बात यह है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। अगर हम इसकी बजाय एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेट्स से टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा था, ठीक है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऑलरेडी टूवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन ये फॉलो मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके एक्सेलरेशन की वजह से चूंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब यही है ना कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको चूंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, इसका ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो साथ में उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि वो इस फ्रेम के साथ मूव कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कंक्लूड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जिसको हम v कह रहे थे, यूनिफॉर्म कह रहे थे, वो बेसिकली यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की भी चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि फॉर दैट ऑब्जर्वर इन दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, एंड अगेन हमें ये नहीं पता कि वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि इसकी ऑलरेडी सम वेलोसिटी मौजूद है, तो हम इसको a प्राइम कह देते हैं, नॉट नोइंग विच डायरेक्शन ऑफ द a प्राइम इज द एक्सेलरेशन ऑफ द apparent acceleration of this object। तो अगेन न्यूटन फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अपेरेंटली हमें कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हुई फील नहीं हो रही कि कहाँ से वो कोई फोर्स आ रही है जो इसको एक्सेलरेट करवा रही है, लेकिन स्टिल इट्स की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। दैट गारंटीज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फोर्स विच एक्चुअली इज नॉट देयर। सो अगेन यहाँ पे आपने न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिडेट करवाने के लिए कहा कि यहाँ पे एक लेट्स से एक फोर्स मौजूद है अपेरेंटली जो कि इसको एक्सेलरेट करवा रही है, हालांकि कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगेन इस फ्रेम में भी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वायलेट हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज गिवन अ स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स, अ फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, उसको हम आगे चल के डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक और चीज़ प्रूव करनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जर्वर्स हैं विच आर इन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो सेम एक्सेलरेशन नोट करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेट से एक्सेलरेशन ए से मूव करता है अकॉर्डिंग टू वन ऑब्जर्वर इन वन इनर्शियल फ्रेम, तो अकॉर्डिंग टू अनदर ऑब्जर्वर इन अनदर इनर्शियल फ्रेम विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम, वो सेकंड ऑब्जर्वर जो है वो भी सेम एक्सेलरेशन नोट करेगा।